हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी टुडे द समरी ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, जिसको सिंपली किंग लियर ही बोलते हैं हम। शेक्सपियर की जो चार ट्रेजेडीज हैं उनमें थर्ड नंबर का ये प्ले माना जाता है एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो प्ले लिखा गया होगा 1604 1605 के आसपास, क्योंकि डेफिनेट डेट्स की कमी हमेशा रही है विलियम शेक्सपियर के प्लेस को लेकर के। पब्लिश हुआ था पहले तो 1608 में क्वार्टो एडिशन में। अब ये क्वार्टो एडिशन क्या होता है एक्चुअली, ये एक पेपर की बड़ी सी शीट को उसको दो बार ऐसे मोड़ा जाता है कि एक बड़ी सी शीट में चार पेज बन जाए। क्वार्टरो का मतलब ही होता है चार। तो बड़ी सी शीट को घुमा करके उसकी मतलब चार पेज में कन्वर्ट करने की जो एक प्रोसेस चलती थी उस समय पेपर्स में शुरुआत में, उसको क्वार्टो एडिशन कहा जाता था। उसी एडिशन में या उसी पेज पर पेपर टाइप पर ये 1608 में पब्लिश हुआ। और लास्ट में आप जानते हैं कि जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में कई सारे प्लेस का, उसमें ये ऑथराइज्ड रूप से नए फॉर्मेट में पब्लिश किया गया था। प्ले की जो सेटिंग है वो 8th सेंचुरी के आसपास की है। उस समय कोई लियर का आसपास का टाइम दिखाया गया है कि 8th सेंचुरी के ब्रिटेन का टाइम दिखाया गया है। और प्राइमरी सोर्स इस प्ले का है एक राइटर हुए हैं जोफ्री ऑफ मनमाउथ। इनका एक वर्क है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। इसमें एक स्टोरी है लियर ऑफ ब्रिटेन, कोई राजा, ये भी फिक्शनल ही स्टोरी है। लियर ऑफ ब्रिटेन, वहाँ से विलियम शेक्सपियर ने बहुत कुछ बोरो किया है और एक ट्रेजिक प्ले में उसको कन्वर्ट कर दिया उस सोर्स को। सेकंड सोर्स की बात करें, द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स बाय जॉन हिगिंस, एक कोई राइटर हुए हैं, उन्होंने भी इसी टाइप से एक स्टोरी लिखी है, वहाँ से विलियम शेक्सपियर ने कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं। थर्ड वन जो कि अक्सर बहुत सारे प्लेस का सोर्स रहा है उनके, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सोर्स नहीं है किंग लियर में, राफेल हॉलिनशेट्स का जो वर्क है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड। इसमें जो बायोग्राफीज हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं तमाम हिस्ट्री के, उसमें से बहुत कुछ इन्होंने अपने प्लेस में इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सोर्स की ही बात करेंगे तो वो है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। और सब प्लॉट जो है ग्लोस्टर और उसके बेटे एडमंड और एडगर का, एक सब प्लॉट भी साथ ही साथ चलता है। आपने देखा होगा जितने ज़्यादा प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, मैक्सिमम हर प्ले में एक सब प्लॉट आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन प्लॉट के साथ साथ 5 एक्स तक ले जाने के लिए कुछ प्लॉट को लाते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा बीच में रखेंगे जो कि दोनों को इंटरकनेक्ट कर दे। तो सब प्लॉट जो है इस प्ले का, उसमें फिलिप सिडनी का एक वर्क है आर्कैडिया, उससे काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, क्योंकि जिस तरह से ग्लॉस्टर को अंधा कर दिया जाता है, उसी हिसाब से इनमें एक कैरेक्टर आर्कैडिया में उसको भी अंधा कर दिया जाता है और खाली छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए। प्ले को 1811 1820 में थोड़े टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो राजा था किंग जॉर्ज थर्ड, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। और प्ले की जो सेंसिटिविटी है, किस तरह से किंग लियर एकदम पागल हो जाता है, उसे इतना टॉर्चर सहना पड़ता है, बेचारा कहाँ राजा होता है कहाँ बंजर में जाकर के बरसात में तूफान में घूम रहा है। तो उस सेंसिटिविटी को देख करके जॉर्ज थर्ड की वजह से ये कुछ 9 साल के लिए प्ले इसका मंचन रोक दिया गया था इंग्लैंड में। एक पोएट हुए हैं नेहम टेट, जिनका नाम है, उन्होंने इस प्ले को दोबारा लिखा था और उन्होंने इस प्ले की एंडिंग चेंज कर दी थी। एंडिंग में जैसे लास्ट में कोर्डेलिया मर जाती है और ट्रेजेडी ही है इस प्ले का एक्चुअली पूरा अंत, लेकिन इन्होंने उसको चेंज कर दिया था। कोर्डेलिया की शादी ये करा देते हैं एडगर से और उसको हैप्पी एंडिंग कर दिया। और करीब ये इनका जो वर्जन था नेहम टेट का, किंग लियर वाला वर्जन, ये करीब 150 साल तक पॉपुलर भी रहा। 150 साल तक, क्योंकि लोगों ने ट्रेजेडी से थोड़ा सा उसमें हैप्पी एंडिंग पाई, तो 150 साल तक वो प्ले चला, लोगों की नज़र में खूब अच्छे से पॉपुलैरिटी उसको मिली। थीम की बात करें तो नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, मैडनेस वर्सेस सैनिटी, रेकलेसनेस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजिंग एंड नेग्लिजेंस, ये सारी बातें थीम के थ्रू दिखाई गई हैं। कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहला जो कैरेक्टर वो प्रोटेगनिस्ट हैं किंग लियर। और इस समय ब्रिटेन के मौजूदा ये राजा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर ईगो है, प्राउड भी है और लास्ट में ट्रेजेडी हो ही जाती है। इम्पल्सिव इनका बिहेवियर है, ये सोचते नहीं है, जो भी डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ अपने हिसाब से लेते हैं। इनको लगता है कि यस, आई एम द किंग एंड आई हैव द फुल राइट टू डिसाइड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। कोई मुझको टोक नहीं सकता, मैं क्या कर रहा हूँ दैट्स करेक्ट, ऐसा इनका मानना है। ट्रेजिक फ्लॉ इनका है प्राइड। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि प्रोटेगनिस्ट का जो हमर्शिया है, एरिस्टोटल की भाषा में कहें फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर की क्या है गलती, तो वो है इनका प्राइड। ही रिप्रेजेंट्स थीम ऑफ गिल्ट एंड रिडेम्पशन।
अंत में इनको एहसास भी हो जाता है कि इन्होंने गलती की थी, अपनी बेटी कॉर्डेलिया को निष्कासित करके उसको इस तरह से जलील किया था इन्होंने, वो आप स्टोरी में देखेंगे। कॉर्डेलिया इनकी सबसे अच्छी बेटी होती है, 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया होती है। इसे बहुत प्यार भी करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से गुस्सा इतना भी हो जाते हैं कि उसको निष्कासित कर देते हैं। शी इज़ लॉयल, डिवोटेड एंड प्रैक्टिकल। एक्चुअली वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्ले में पोएटिक जस्टिस नहीं है उसके साथ। उसका कैरेक्टर जिस तरह से वो उस ट्रेजेडी की शिकार बनती है, ऐसी उसकी गलती नहीं थी। उसकी गुडनेस को विलियम शेक्सपियर ने एज़ कैरेक्टराइज़ेशन के तौर पे उसको यहाँ रिवार्ड नहीं किया, और इसी वजह से नेहम टेट ने चेंज किया था प्ले की एंडिंग को, और कॉर्डेलिया को हैप्पीली मैरिड बाद में करा दिया है किससे? एडगर से, जो कि विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी के चक्कर में नहीं किया है। गोनरिल ये इनके सबसे बड़ी बेटी होती है किंग लियर की, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और अपने पिता को बहुत ज़्यादा क्रूअली ट्रीट्स करती है। एंड अंत में जब सब कुछ इसका प्लान फ्लॉप हो जाता है, शी कमिट्स सुसाइड। अंत में अपने आप को मार लेती है चाकू से। रीगन जो इनकी दूसरे नंबर की बेटी है, ये भी लगभग, रीगन और गोनरिल लगभग एक जैसी ही हैं। इन दोनों में कई बार भेदभाव करना, थोड़ा-सा अंतर करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। ये कहती भी है रीगन कि मैं उसी मेटल की बनी हूँ जिस मेटल की मेरी बहन गोनरिल बनी हुई है। अर्ल ऑफ केंट ये इनके दरबारी होते हैं। ये सत्य बोलने वाले, मतलब स्पष्टवादी होते हैं, और जब ये कॉर्डेलिया को किंग लियर इस तरह से जलील करते हैं, इनजस्टिस के साथ होता है, तो उसकी आवाज़ उठाते हैं। जब ये आवाज़ उठाते हैं, तो किंग लियर इनको अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। निष्कासित होने के बाद ये अपना वेश बदल करके आ जाते हैं, और जब ये वेश बदलते हैं तो अपना नाम रख देते हैं कायस। ये आपको याद रखना है, कई बार वेश बदलने वाला नाम पूछ लिया जाता है। कायस बन करके आते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं किंग लियर की, एंड एंड तक काफ़ी सेवा करते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनको वास्तव में किंग लियर से प्यार होता है। ये जानते हैं कि राजा हमारा अच्छा है, गलती सबसे होती हैं, तो ये उसको थोड़ा-सा इग्नोर करते हुए वापस आ जाते हैं। अगला कैरेक्टर अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। ये एक नोबलमैन होते हैं, और शुरुआत में इनका जो सब प्लॉट है इस प्ले में, एडगर, ग्लॉस्टर और एडमंड का। एडगर और एडमंड इनके 2 बेटे हैं। एडमंड इनका नाजायज़ बेटा होता है, एडगर जायज़ होता है, लेकिन एडमंड इनको बेवकूफ़ बना देता है। ऐसा बताता है जैसे कि आपका जायज़ बेटा आपको मारने को तैयार है, उधर अपने भाई को भी बेवकूफ़ बनाता है। तो सब प्लॉट में ये शामिल हैं ग्लॉस्टर, और इनकी भी ट्रेजेडी में ये भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जब इनकी भावनाएँ राजा के प्रति थोड़ी सही होती हैं, तो वो रीगन और गोनेरिल को बर्दाश्त नहीं होती, ये भी ट्रेजेडी में शामिल हैं। एडगर जो कि इनका जायज़ बेटा होता है, ग्लॉस्टर का लेजिटिमेट सन है, लेकिन उसको ये निष्कासित कर देते हैं। वो बेचारा भागा-भागा घूमता है अपनी जान बचाने के लिए। जब वो भागा घूमता होता है, तो अपना नाम चेंज कर लेता है, भिखारी बन जाता है, और अपने आप को बोलता है पुअर टॉम। क्या बोलता है? पुअर टॉम। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एडगर काफ़ी करेजियस और डिवोटेड टू हिज़ फादर होता है, लेकिन मजबूरियाँ उसको भागने में मजबूर कर देती हैं। एडमंड जो कि इलेजिमेट सन है इन ग्लॉस्टर का, और ये सिनिकल, मैनिपुलेटिव और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये किसी का सगा नहीं है। ये गोनेरिल और रीगन दोनों को ही घुमाता है, और अंततः ये भी मारा जाता है एडगर के द्वारा। ड्यूक ऑफ अल्बनी ये एक्चुअली गोनेरिल के हस्बैंड होते हैं, जो कि गोनेरिल भले ही मक्कार हो, लेकिन ये अच्छे इंसान हैं, और इनकी भावनाएँ राजा के प्रति होती हैं। अंत में पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हैं। कॉर्नवॉल ये रीगन के हस्बैंड होते हैं, जो कि एकदम क्रूअल, एम्बिशियस और ब्रूटल हैं, एकदम रीगन की तरह। अल्बनी जो हैं, ये थोड़े अलग हैं। तो अब देखते हैं समरी। एक्ट फर्स्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? अर्ल ऑफ केंट और अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, ये दोनों बात कर रहे होते हैं अपने राजा किंग लियर के उस डिसीजन के बारे में जो उसने लिया है, कि उसको अपना साम्राज्य बांटना है 3 बेटियों में। उसके कोई बेटा नहीं है, 3 बेटियां ही हैं, जो कि हैं गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। तो लियर तभी आ जाता है, आता है तो उसके साथ उसकी तीनों बेटियां होती हैं, साथ में दोनों दामाद होते हैं। कौन कौन होता है? कॉर्नवल और दूसरा है अल्बनी। ये दोनों आते हैं, 3 बेटियां साथ में आती हैं। हालाँकि राजा ने अपना साम्राज्य पहले ही डिवाइड कर रखा है, लेकिन अब वो सिर्फ़ ये जानना चाहता है कि कौन-सी बेटी सबसे अच्छे तरीके से अपना प्यार उसके प्रति ज़ाहिर करेगी, कौन मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे शब्दों में उसकी चापलूसी कर सकती है, फ्लैटरी कर सकती है। जो सबसे अच्छों में शब्दों में उसकी चापलूसी करेगी, फ्लैटरी करेगी, उसको वो राज्य का सबसे अच्छा हिस्सा देगा, और जिसका प्यार उसको कम लगेगा शब्दों में, उसको उस हिसाब से बाँट देगा। तो वो बेटियों से बोलता है कि ठीक है, सारे लोग अपना-अपना प्यार, तीनों बारी-बारी से अपना प्यार मेरे लिए फ्लैटरिंग वर्ड्स में, मतलब सबसे अच्छे शब्दों में बयाँ करो।
अब क्योंकि गोनेरिल और रीगन ये दोनों महाचालाक और एकदम बहुत वेरी श्रूड पर्सन हैं, तो दोनों अपने शब्दों को बहुत अच्छे से झूठे प्यार को, एक्चुअली प्यार नहीं होता अपने पिता से, ये सिर्फ झूठे शब्दों में और बहुत ही मतलब दिखावे वाले फ्लैटरिंग शब्दों में उसका कहती हैं कि मैं इतना प्यार करती हूँ कि दुनिया की कोई भी खुशी मेरे पिता के आगे मुझे फीकी लगेगी, ये वो सब तमाम बातें बोलती हैं। मैं तो अपने आँखें फेर लूँ, अपने कान बंद कर लूँ किसी भी एन्जॉयमेंट के प्रति अपने पिता के आगे, तमाम बातें ऐसे बोलती हैं। और ये राजा बहुत खुश हो जाता है कि भाई ठीक है, उन दोनों को अपने-अपने साम्राज्य का हिस्सा दे देता है। जब नंबर आता है कॉर्डेलिया का, पहले जब सुन रही थी अपने बहनों को बात करते हुए, उसे एम्बैरेस लग रहा था, ये क्या झूठ बोल रही हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जब उसका नंबर आता है तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में वो बोल देती है कि पापा, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, एज़ अ डॉटर मस्ट लव हर फादर, जैसा कि एक बेटी को अपने पिता से प्यार करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो राजा उससे कहता है, क्योंकि वो प्यार करता था, कोर्डेलिया सबसे ज़्यादा छोटी है, तो ज़्यादा उम्मीदें थी कि जब ये बोलेगी तो रीगन और गोनेरिल दोनों से ज़्यादा बोलेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा तो मैं तो आपको ऐसे ही प्यार करती हूँ जैसे एक डॉटर करनी चाहिए। लेकिन राजा नाराज़ हो जाता है और उससे फिर से थोड़ी मौका देता है कि ठीक है, तुम फिर से कुछ बोलो, लेकिन दोबारा वो मना कर देती है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैं जो स्पष्टता है वही बोल रही हूँ। तो लियर उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको बोल देता है कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो, बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, और उसको अपने राज्य से निष्कासित कर देता है और कोई भी उसको अपने राज्य का हिस्सा नहीं देता है। अब बाकी जो हिस्सा है साम्राज्य का, उसको 2 भागों में बाँट देता है, पहले 3 में बाँटा था, अब 2 में बाँट देता है रीगन और गोनेरिल को, और डिसाइड करता है कि अपने 100 नाइट्स के साथ, 100 सोल्जर्स के साथ वो बारी-बारी से कभी गोनेरिल और कभी रीगन के घर में रहा करेगा अल्टरनेटिवली, ऐसा वो सोचता है। अब अर्ल ऑफ केंट थोड़ी आवाज़ उठाता है कि देखो नहीं राजा, आप ठीक नहीं कर रहे हो, कॉर्डेलिया ऐसी नहीं है, वो अच्छी है और आप उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, लियर अर्ल ऑफ केंट को भी अपने साम्राज्य से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम मेरे बीच में मत पड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। और उस कहता है कि 5 दिन के भीतर-भीतर तुम मेरा साम्राज्य छोड़ के चले जाओ, अगर पकड़े गए बेटा तो तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। तो इस तरह से ये इम्पल्सिव बिहेवियर करते हुए अपने साम्राज्य का बँटवारा करता है। अब किंग ऑफ फ्रांस भी आया होता है कॉर्डेलिया से शादी करने। वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है, वो उससे इम्प्रेस होता है उसके वर्च्यूज़ से कि हाँ, ये वास्तव में अच्छी है, इसके अंदर फ्लैटरी या चापलूसी, झूठ ये सब नहीं है, ढोंग नहीं है। और वो जाते-जाते अपनी बहनों को रिमाइंड करती है कि आप लोग बहुत ढोंगी हैं, और अपने पति के साथ वो किंग ऑफ फ्रांस के साथ चली जाती है फ्रांस में। अब दूसरा जो सीन है वो एडमंड और एडगर, जो ग्लॉस्टर वाला मामला है, सब प्लॉट वो दिखाया जाता है। एडमंड ग्लॉस्टर को कहता है कि जो एडगर है आपका लेजिटिमेट सन, वो आपको मारने की तैयारी कर रहा है और बस मैंने ही किसी तरह उसको बचाया हुआ है। और ये एक उसको एक लेटर भी दिखाता है कि देखो ये लेटर लिखा है एडगर ने कि भाई दोनों मिलकर के पिता को मार देते हैं, संपत्ति आधी-आधी बाँट लेंगे। लेकिन वो लेटर लिखा किसने होता है? एडमंड ने ही। और ग्लॉस्टर इस एडमंड की बात पे भरोसा कर लेता है और उस अपने बेटे एडगर को निष्कासित कर देता है और कहता है जब भी मौका मिले मेरे सामने उसको लाना, आई विल पनिश हिम। दूसरी तरफ एडमंड उससे कह देता है अपने भाई से कि पापा बहुत नाराज हैं तुमसे और ऐसा-ऐसा है, तो वो बेचारा भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। अगला जो सीन है वो गोनेरिल के यहाँ दिखाया गया है, जहाँ पर राजा आकर के ठहरा हुआ है, 1 महीना बीत चुका है। लेकिन अब गोनेरिल उसको नहीं बर्दाश्त कर रही है, कह रही है कि आप तो रुके हुए हो, साथ-साथ आप 100 सोल्जर्स लेकर आए हो, 100 सरदार लेकर आए हो, ये जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब वो लियर को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और पता नहीं क्या-क्या बोलती है। वो कहती है कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, अगर आप इंसल्ट नहीं करेंगे, डाँटेंगे नहीं, तो वो सुधरेंगे नहीं, ऐसा उसका मानना है। और वो मजबूर कर देती है किंग लियर को अपने यहाँ से भगाने के लिए, और यहाँ तक कि वो अपनी बड़ी बहन मतलब बीच की बहन है रीगन को भी एक लेटर लिख देती है कि मेरे यहाँ से भाग करके बुड्ढा तुम्हारे यहाँ आएगा, तो तुम भी इसको ऐसे ही डील करना जैसे मैंने किया है। अब अर्ल ऑफ केंट जो निकाला गया था राज्य से, साम्राज्य से, ये कायस बन करके आ जाता है रूप धारण करके, और राजा से आके कहता है कि सर मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे आप अपनी सेवा में रख लीजिए। तो ये भी राजा की सेवा में वापस आ जाता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब इसका वक़्त बदलने वाला है और कोई भी इसके साथ नहीं रहेगा, तो डेफ़िनेटली ये राजा से वास्तव में उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो बस इस वजह से वापस आ गया है। अब जब लियर डिसाइड करता है रीगन के यहाँ जाने का कि गोनेरिल ने तो अपनी औकात दिखा दी, अब बची है रीगन, उसके यहाँ जाना है। तो फूल जो इसके साथ रहता है वो इसको एडवाइस करता है कि साहब आप जा तो रहे हैं रीगन के यहाँ, लेकिन रीगन भी गोनेरिल जैसी ही है, दोनों एक जैसी हैं। आप वहाँ जाकर के अपनी बदनामी मत कराइए, लेकिन राजा तो राजा है, वो कहता नहीं मुझे जाना है।
और रीगन ऐसी नहीं होगी, वो किसी की नहीं सुनता और अपनी तैयारी कर देता है रीगन के यहाँ जाने की। अब सब प्लॉट जारी रहता है जिसमें एडमंड अपने पिता ग्लॉस्टर और अपने भाई एडगर दोनों को बेवकूफ़ बनाए हुए है। किस लिए बनाता है ये बेवकूफ़? एक्चुअली एडमंड है तो लेजिटिमेट, तो लेजिटिमेट सन एडगर को ही ग्लॉस्टर की संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन इसको चाहिए संपत्ति, तो ये बेवकूफ़ बना रहा है अपने पिता और भाई में। इस तरह से इसने गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी कि दोनों एक-दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। सिर्फ़ ये तो नहीं बना है, एडगर तो नहीं बना है, वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन ग्लॉस्टर बिल्कुल चाहता है कि एडगर मिल जाए तो उसे मार ही दूँगा। इस तरह से सब प्लॉट चलता रहता है। इधर रीगन जब ये राजा पहुँचता है उसके यहाँ, ये रीगन भी आ जाती है ग्लॉस्टर के घर पे डिस्कस करने कि मेरी बहन गोनरिल और राजा मेरे पिता की लड़ाई हो चुकी है, तो मैं बताओ तुम्हारा मतलब कैसे क्या? सिर्फ़ यूँ ही डिस्कस करने आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एडगर है बेचारा जो भागा है अपने पिता की गुस्से से बचने के लिए, वो अपने आप को डिस्गाइज़ कर लेता है, अपना रूप बदल लेता है और एक भिखारी बन जाता है, बेडलम बेगर, और अपना नाम रख लेता है पुअर टॉम। अब सीन 4 में एक क्वालिटी दर्शाई गई है रीगन की भी, जहाँ राजा आ चुका है। जब राजा आता है तो सबसे पहले देखता है कि रीगन ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुकी है, उसको पत्र तो पहले ही मिल गया था गोनरिल का। तो रीगन और उसका हस्बैंड कॉर्नवाल दोनों गायब हो गए हैं वहाँ से कि आएँगे राजा तो चले जाएँगे। इसके अलावा जो इसने किंग लियर ने इसके पास एक दूत भेजा था कि मैं आ रहा हूँ अपनी बेटी से तैयारी करने के लिए, तो उसने ना केवल खुद गायब हो गई बल्कि अपने जो दूत आया हुआ था उसको भी उसने मैसेंजर को बांध के डाल दिया अपने कैशल में। वो बंधा हुआ मिला, जब लियर वहाँ पे आया बहुत गुस्सा होता है और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब रीगन वापस आती है और राजा इसको बोलता है कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है बेटी, और ऐसी-ऐसी है मुझे नहीं पता था। तो रीगन कहती है कि ठीक कहा उसने ठीक किया है, जो आपके साथ कर रही है वो ठीक कर रही है और आपको जाकर के उससे माफ़ी माँगनी चाहिए, आपने उसको हर्ट किया हुआ है। तो देखिए दोनों की भाषा एक जैसी है, कहती जाओ और जाकर के माफ़ी माँगो गोनरिल से। अब लियर जब रीगन की बात सुनता है तो एकदम हक्का-बक्का रह जाता है। उसके मुँह में आवाज़ नहीं आती है कि करे तो करे क्या? अब वो कहता है कि तुम दोनों बहुत ही रेचेड्स हो, मतलब तुमने मुझे इस तरह से धोखे में रखा था उस दिन। कॉर्डेलिया अच्छी थी और उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम लोग दोनों ने मिलकर के मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, रिग्रेट महसूस करता है। अब तभी गोनेरिल यहाँ पर फिर से गोनेरिल भी आ जाती है यहीं पर और दोनों मिल कर के ज़बरदस्त तरीके से अपने पिता की इंसल्ट करती हैं और कहती हैं कि तुम जो 100 सैनिक लेकर घूम रहे हो, इसको 50 कर लो तब मैं रख लूँगी। तो पहले तो वो तैयार नहीं होता है, लेकिन बाद में कहता है ठीक है अच्छा, मैं 50 सैनिक कर लूँगा, 50 को मैं निकाल दूँगा। लेकिन जब वो 50 के लिए बोलता है तो गोनेरिल फिर से मना कर देती है, कहती नहीं, मैं तो रखूँगी नहीं, आपके लिए तो 4-5 काफ़ी हैं। अब जब उसको लग जाता है लियर को कि ये वास्तव में बात बदलने वाली है और इसका कोई एक स्टैंड नहीं है, रिग्रेट करता है और वो वहाँ से अपनी गलतियों महसूस करते हुए निकल जाता है, सिर्फ़ ऐसे ही खुले आसमान में तूफ़ान और बारिश का सामना करने के लिए। टू फेस द फ्यूरी ऑफ नेचर का मतलब जो बाहर का माहौल है, धूप, बरसात, गर्मी और तूफ़ान जो भी होगा, ही विल फेस द फ्यूरी ऑफ नेचर इंस्टीड ऑफ फेसिंग द फ्यूरी ऑफ हिज़ अनग्रेटफुल डॉटर्स। अब एक थर्ड में जो सीन है वो बंजर भूमि में दिखाया गया है, जहाँ पर धीरे-धीरे उसके जो सैनिक थे वो सब छोड़ के चले गए। अब सिर्फ़ बचा है राजा के पास एक वो मूर्ख हूल और दूसरा अर्लाफ केंट, जो कि वेश बदल के इसके पास आया हुआ था वापस। बस 2 ही लोग राजा के साथ बचे हैं, बाकी सब छोड़ के चले गए, क्योंकि जब जहाज़ डूबता है तो चूहे भी भागने लगते हैं। उसी हिसाब से लियर की सिचुएशन बदली है, तो सारे नाइट्स उसको छोड़ कर के चले गए। लियर को बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत दुःख भी हो रहा है उससे, वो अपने आप को बार-बार कोस रहा है कि मैंने क्या किया, क्या किया? आयस को ये सब देखा नहीं जाता है केंट को। वो कॉर्डेलिया के पास एक जेंटलमैन के थ्रू लेटर भेज देता है, बताते हुए कि उसके पिता की ये कंडीशन है। वो लेटर लेकर के रवाना हो जाता है फ्रांस के लिए, उसकी बेटी के पास। अब लियर उस बंजर भूमि में इधर-उधर घूमते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा है, पागल हो चुका है एकदम, इधर-उधर घूम रहा है और अपनी दोनों बेटियों को कर्स कर रहा है, खुद को कर्स कर रहा है और अपनी क्रुएल्टी और सेल्फिशनेस पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि ऐसा उसने क्या कर डाला था, जो उसके साथ ऐसा सब हो रहा है। अगले सीन में ग्लॉस्टर सोच रहा है कि जो राजा है उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और वो डिसाइड करता है कि मैं जाकर के किंग लियर की हेल्प करूँगा और क्योंकि लड़ाई होने वाली है, कॉर्डेलिया अपनी सेना लेकर के आएगी इन दोनों को पनिश करने, रीगन और गोनेरिल को, तब वो बिल्कुल राजा का साथ देगा ऐसा वो सोचता है, क्योंकि कॉर्डेलिया की सेना यहाँ आ चुकी है। ग्लॉस्टर ये सारी बातें एडमंड को बता देता है कि देखो, जो कॉर्नवाल और रीगन हमारे यहाँ रुके हुए हैं,
तुम इनको कुछ नहीं बताना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और मैं जाता हूँ ग्लॉस्टर को इन्फॉर्म कर दूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ अपनी बेटी के यहाँ, नहीं तो डेफिनेटली दिक्कत होगी तुम्हें, तुम्हारी जान का खतरा है। और एडमंड को वो ऐसी बात बता के चला जाता है, वो एडमंड पे भरोसा करता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से निकला है राजा के पास, तभी एडमंड जाकर के कॉर्नवाल को सारी बात बता देता है। कॉर्नवाल कौन है? रीगन का हस्बैंड। और उसको सब बता देता है कि ऐसा-ऐसा मेरे पिता ने सोचा है, और मेरी मेरी जो पैट्रियटिज़्म की भावना है, मेरे अंदर जो देशभक्ति की भावना है, इस भावना ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं अपने पिता की ड्यूटी को भूल करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होने वाला है। ग्लॉस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। ये रीगन सॉरी एक्चुअली कॉर्नवाल बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, और वो कहता है कि उसे पकड़ो और उसे हम मारेंगे। ग्लॉस्टर पहुँचता है हीथ में राजा के पास, उसको जाकर के बता देता है कि क्या-क्या होने वाला है। उससे वो रिक्वेस्ट भी करता है कि सर चलिए मेरे यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन राजा मना कर देता है। वहीं पर उसका बेटा एडगर भी आ चुका है। वो एक्चुअली बारिश से बचने के लिए उसी जगह पे छिपा हुआ था, जहाँ बारिश से बचने के लिए ये फूल, केंट और राजा पहुँचते हैं। तो राजा और ये एडगर की बातचीत होती है, दोनों एक-दूसरे से अच्छी संगति उनको लगती है। तो साथ-साथ ये एडगर भी राजा के साथ घूमने लगता है उसी बंजर भूमि में। अब राजा जब बात करता है एडगर से, उसको वो काफ़ी इंटेलिजेंट लगता है, तो वो अ, ग्loucester के साथ जाने के लिए मना कर देता है, और दोनों साथ-साथ घूमने लगते हैं। यहाँ पे केशल में एडमंड कॉर्नवाल को सब कुछ बता ही चुका है कि उसके पिता का इंटेंशन क्या है। कॉर्नवाल डिसाइड करता है कि ठीक है, उसे पकड़ो और उसे हम पनिश करेंगे, और जो भी होगा देखा जाएगा। आगे ग्loucester जाता है और राजा को एडवाइस करता है कि साहब आपकी जान को खतरा है, आप डॉवर फ्रांस में भाग जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपकी लाइफ थोड़ी सेफ रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में ग्लॉस्टर अरेस्ट कर लिया गया है। रीगन और ग्लॉस्टर दोनों, रीगन चाहती है कि ग्लॉस्टर को जल्दी ही मार दिया जाए, तुरंत जैसे पकड़ा जाए वैसे, लेकिन गोनरिल कहती है कि नहीं, नहीं, उसे हम ऐसे नहीं मारेंगे। वो इतना ज़्यादा धोखेबाज है, ट्रेचरस है, हमें उसकी आँखें निकाल लेनी है। एकदम उसकी आँखें निकाल लेनी। जो आँखें निकाल लेने वाला सीन है, ये फ़िलिप सिडनी के आर्केडिया से लिया गया है, विलियम शेक्सपियर ने वहाँ से बोरो किया है। अब उसकी आँखें निकाल ली जाती हैं। जब उसकी आँखें निकाली जा रही होती हैं, कुर्सी पे बाँध करके, तो एक नौकर से ये देखा नहीं जाता। वो विरोध करता है, और जब विरोध करता है तो गोनेरिल नौकर को पीछे से चाकू मारती है। लेकिन नौकर मरने से पहले क्या करता है कि जो कॉर्नवाल है, उसको जो है वो घायल कर देता है, उसको स्टैब कर देता है मरने से पहले। ग्लोसस को एडमंड ग्लोस्टर चिल्लाता है, बेटे मेरे प्यारे बेटे एडमंड आओ मुझे बचाओ। लेकिन तभी उसको ये रीगन बता देती है कि तुम क्यों किसके पीछे बुला रहे हो, तुम्हें ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे बेटे की वजह से ही हो रहा है। उसी ने हमें बताया था कि तुमने हमारे साथ देशद्रोह किया है। अब ग्लोस्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने इस पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, और जो मेरा डिज़र्विंग बेटा एडगर है उसको मैंने निष्कासित कर दिया। अब वो इस तमाम बातें वो सोचता है। अब उसको ये सब लोग अंधा करके कैसल से बाहर फेंक देते हैं, और तभी एडगर वहाँ आता है बेचारा, किसी तरह से भिखारी है, भिखारी के रूप में, पुअर टॉम के रूप में, और आकर के अपने पिता की हेल्प करता है। एक्ट 4 में एडगर देखता है अपने पिता की कंडीशन, तो ही इज़ डीपली शॉक्ड, उसको बहुत दुःख होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है इन सब लोगों पे, लेकिन करे तो करे क्या? ग्लॉस्टर भी रिपेंट करता है अपने डिसीजंस पे और अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे। उसको लगता था कि वो जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, लेकिन अब उसको एहसास हो गया कि वो गलत था। अब वो उम्मीद करता है कि एडगर उसको माफ़ कर दे किसी तरह, तो एडगर जैसा भी है माफ़ कर ही देगा, क्योंकि वो वास्तव में अपने पिता से प्यार करता है। अगला सीन जो है ड्यूक ऑफ अल्बनी का है, जो कि देख रहा है कि सिम्पैथी उसके अंदर आ गई है राजा की के बुढ़ापे को लेकर के और उसकी मुसीबतों को लेकर के। वो गोनरिल को कहता है, गोनरिल को समझाता है कि तुमने ऐसा सब कुछ किया है। वो उन दोनों बहनों को टाइगर बोलता है एक्चुअली, गोनरिल और रीगन को। जब अल्बनी की बातें उसकी पत्नी गोनरिल सुनती है, तो उसको बोलती है कि तुम कायर हो, तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक थे ही नहीं, और तुम कायर हो, ऐसा वो बोलती है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जो ग्लॉस्टर का जो टॉर्चर हुआ था, वो टॉर्चर एडमंड के हिसाब से ही किया था। एडमंड ने ही ये सलाह दी थी गोनरिल को कि उसकी आँखें निकाल के उसको ऐसे अंधा करके छोड़ देना, जान से नहीं मारना। अब गोनरिल और रीगन एक तरफ ये सब कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो गई है एडमंड को लेकर के। दोनों को एडमंड से प्यार है। रीगन तो विधवा हो चुकी है, लेकिन गोनरिल को अल्बनी अपना हस्बैंड पसंद नहीं है। दोनों को ही एडमंड पसंद है। दोनों आप बहनें आपस में कॉम्पिटिशन शुरू हो गई है, एडमंड से कौन इसको पटा ले। अल्बनी जो है वो मन में कसम खाता है कि मैं राजा के विरुद्ध किए गए सारे पापों का बदला लूँगा, जो भी है। तो ये बातें अपने मन में वो रखता है।
लियर को जब पता चलता है कि उसकी बेटी उसको बुला रही है, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने उसके साथ इतना सब कुछ किया था, तो उससे मिलना नहीं चाहता है। खैर जो भी है, कॉर्डेलिया को ही सेना लीड करनी है क्योंकि उसका पति आया तो था साथ में इंग्लैंड तक, लेकिन किसी ज़रूरी काम से वापस चला गया, तो कॉर्डेलिया अकेली बची है युद्ध में लड़ने के लिए। अब वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है कि मेरे पिता की जो मैडनेस है, मेरे पिता का पागलपन कैसे ठीक किया जाए? तो डॉक्टर सलाह देता है कि ऐसे-ऐसे ठीक हो जाएगा। आर्मीज़ ऑफ रीगन एंड गोनेरिल वो भी आ जाती हैं, बोथ ऑफ देम। दूसरी तरफ सेनाओं का कॉम्पिटिशन शुरू होना है, एक तरफ कॉम्पिटिशन शुरू है एडमंड के प्यार को लेकर के। गोनेरिल यहाँ तक की प्लान करने लगती है कि मैं चाहे हार जाऊँ युद्ध में, मुझे युद्ध हारना पसंद है, लेकिन मुझे एडमंड को छोड़ना पसंद नहीं है, और वो अपने पति को मरवाने का विचार भी कर लेती है। ओसबर्ट एक इसका स्टुअर्ड है, उसको ये लेटर देती है कि जाकर के जैसे ही तुम्हें मौका मिले, पहले मौके में तुम अल्बनी को मार देना। अब रीगन कहती है कि मेरा इस पे एडमंड पे ज़्यादा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि आई एम फ्री टू मैरी, क्योंकि मेरा पति मारा जा चुका है, तो आई एम विडो, और मेरा ज़्यादा राइट बनता है क्योंकि मैं फ्री हूँ। ऑसबर्ड जाता है अल्बनी को मारने, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एडगर से हो जाती है। तो ये ऑसबर्ड उसके पिता ग्लोस्टर को मारने की कोशिश करता है, तो एडगर एडगर जो है ऑसबर्ड को मार देता है। और वो लेटर जो रीगन ने गोनेरिल ने लिखा था ओसबल्ड के लिए अल्मानी को मारने वाला, वो लेटर मिल जाता है एडगर को, और एडगर उस लेटर को ले जाकर के दे देता है अल्मानी को, देखो कि तुम्हारे लिए ऐसा तुम्हारी पत्नी सोच रही थी, ऐसा करने के लिए उसने प्लानिंग की हुई थी। अब कोर्डेलिया के जो सर्वेंट्स हैं वो किंग लियर को लेकर के आते हैं उस कैंप में, जो कैंप लगा हुआ है सेना का। वहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया जाता है। अब लियर थोड़ा-थोड़ा पहले तो पहचानता नहीं है कॉर्डेलिया को, लेकिन जब देखता है तो बाद में धीरे-धीरे पहचानता है, रिग्रेट करने लगता है, और कॉर्डेलिया से प्रार्थना करता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, और तुम तो एक जीती जागती आत्मा हो, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, यू आर स्पिरिट ऑफ पैराडाइज़, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कॉर्डेलिया दोनों एक दूसरे को पकड़ के हग करने के बाद रोते हैं, और एक दूसरे को, हालाँकि कॉर्डेलिया के अंदर कोई रिग्रेट नहीं था, कोई ग्रीवेंस नहीं था, बस फिर भी उसने अपने पिता को माफ़ कर दिया, उसकी कंडीशन देखते हुए। अब एक्ट 5 जो है, यहाँ पर ब्रिटिश कैंप में रीगन, एडमंड, गोनेरिल तीनों बात कर रहे होते हैं, युद्ध में कैसे सेना का पता लगाया जाए, फ्रांस की सेना कैसी है। इनकी तैयारी अच्छी है तीनों की, कि फ्रांस की सेना में क्या कमी है, उस कमी का फ़ायदा उठाया जाए। गोनेरिल जो है वो डिफीट सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन एडमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एडमंड भी सोचता है अपने उन विचारों के बारे में, एमरस इंटेंशंस, क्योंकि उसे दोनों ही बहनें पसंद हैं, रीगन भी और गोनेरिल भी। एक्चुअली पसंद इसे कोई नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा टुच्चा है, एम्बिशियस है, ये चाहता है मुझे संपत्ति सारी मिल जाए। तो ये चाहता है कि जो भी हो, चाहे तो दोनों मर जाएँ, कुछ भी हो, लेकिन उसको संपत्ति मिले, वो राजा बने, इस टाइप उसकी थिंकिंग है। अल्बनी आता है, वो उन सबको एडवाइस करता है कि देखो जो भी तुम्हारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको छोड़ दो, और युद्ध पे ध्यान दो, क्योंकि ये बात युद्ध की हो रही है, आपस में इन सब चीज़ों को छोड़ दो। लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली कॉर्डेलिया की सेना हार जाती है, और लियर और कॉर्डेलिया दोनों ही प्रिजनर्स बना लिए जाते हैं। ड्यूक ऑफ अल्बनी आता है, एडमंड को कांग्रेचुलेट बोलता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, तुमने बहुत अच्छा नियंत्रण किया, लीड किया, और सेना हमारी जीत गई। एक तरफ एडमंड ऑर्डर दे देता है ऑफिसर्स को कि जाकर के कॉर्डेलिया को फांसी लगा दो। जब अल्बनी को ये बात पता चलती है तो एडमंड को वो डांटता है कि तुमने क्यों ऑर्डर दे दिया, हु आर यू, तुम तो बस एक सिर्फ सबॉर्डिनेट हो। और लियर बस इस बात से खुश है कि चलो कम से कम मरने से पहले ही सही, एटलीस्ट मैं थोड़ा टाइम अपनी बेटी के साथ जेल में गुजार लूंगा, जिस बेटी के साथ मैंने इतना ज़्यादा इनजस्टिस किया था। मेरी प्यारी बेटी के साथ जो भी समय मिलेगा मेरे बुढ़ापे का, वो अच्छा रहेगा। अल्बानी एडमंड को क्वेश्चन करता है कि तुम कौन होते हो डिसीजन लेने वाले, तुम तो बस एक सेनापति टाइप थे, और तुम ना तो हमारे खानदान के हो, ना तुम हमारे लेवल के हो, ये सारी बातें बहुत गलत हैं तुम्हारी। रीगन आकर के बीच में कहने लगती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब कहने की, वो मेरा हस्बैंड है। उसको आकर के एज हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरा हस्बैंड है, तुम कौन होते हो ये सब। तो वो एडमंड को बहुत बुरा लगता है, वो उसको चैलेंज करता है। अल्बानी एडमंड को अरेस्ट करा लेता है। अरेस्ट कराने के बाद वो जो गवर्नरिल और एडमंड के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको उजागर कर देता है कि देखो, लेटर भी दिखा देता है कि देखो ये रहा लेटर। और जब गवर्नरिल उसको बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसको लेटर दिखा देता है कि देखो ये लेटर लिखा हुआ था तुमने मुझे मरवाने के लिए, वो तो थैंक गॉड मैं बच गया। अब एडमंड चैलेंज करता है कि अगर ऐसा है तो लेट्स हैव अ डुअल। डुअल मतलब जो द्वंद्व होता है उससे अपनाया जाए, कौन किसको हरा देता है, कौन किसको।
इस तरह से चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा? एडगर के द्वारा। एडगर यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन एडगर अपना बेस बदल के आता है और अल्बानी एडगर को आगे कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है एडमंड और एडगर के बीच में, और एडमंड बहुत ज़्यादा फैटली वुंडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके जख्म बन चुका है, एकदम मरने लायक। मरने से पहले जब उसको लगता है कि मैं मर ही रहा हूँ, तो अपनी सारी स्कीम बता देता है कि कैसे मैंने अपने पिता ग्लॉस्टर और कैसे अपने भाई एडगर को बेवकूफ़ बनाया, कैसे मैंने रीगन और गोनेरिल को दोनों को इस्तेमाल किया है, कैसे-कैसे मैंने सारी चीज़ें की हैं, अपनी सारी पोल पट्टी खोल देता है। एडगर भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, अपना जो भी कपड़े-वपड़े उसने पहने हैं, पहचान छिपाने के वो फेंक देता है, दिखा देता है कि यस आई एम एडगर और मैंने अपने पिता के प्रति किए गए क्रूरल्टी का बदला लिया है तुमसे। अब रीगन अचानक से बीमार हो जाती है। बीमार क्यों हो जाती है? एक्चुअली शी हैज़ बीन पॉइज़न्ड बाय गोनेरिल। गोनेरिल ने उसको ज़हर दे दिया था पहले ही, कहीं मौका लगते ही। अल्बनी गोनेरिल को उसका लेटर दिखाता है कि देखो तुमने मुझे ऐसे-ऐसे मरवाने के बारे में सोचा था। गोनेरिल उसको एकदम धमकी देते हुए गुस्से में चली जाती है। अब अल्बनी ऑफिसर्स को भेजता है कि जाओ लियर और कॉर्डेलिया को बाहर निकालो जेल से, और जब तक एडमंड बता देता है कि मैं तो पहले ही ऑर्डर दे चुका था कि कॉर्डेलिया को फांसी लगा दी जाए। एडमंड और रीगन दोनों मर जाते हैं। रीगन जहर से, एडमंड उस घायल होने से एडगर के द्वारा, और गोनेरिल यहाँ से ऑफ स्टेज जाकर के खुद को एक चाकू से मार लेती है। तभी लियर आता है कॉर्डेलिया की डेड बॉडी जो कि एग्जीक्यूट कर दी गई थी। इससे पहले ऑफिसर्स पहुंचते अल्बानी के द्वारा भेजे गए कि कॉर्डेलिया पहले ही उसको फांसी दे दी गई, और लियर उसकी डेड बॉडी को अपने हाथ में लेकर के चिल्लाता हुआ आता है। वो फिर से पागल हो गया है, अभी कुछ दिन उस ठीक हुआ था लेकिन फिर से पागल हो गया है, और सारे लोगों को बोलता है यू आर ऑल ट्रेटर्स, यू आर ऑल मर्डरर्स, तुमने मेरी मासूम सी बेटी को मार दिया। ये तमाम बातें वो गुस्से में और बहुत ज़्यादा पागलपन में कहने लगता है, और बहुत ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीफ कुछ समय बाद वो भी मर जाता है। ड्यूक ऑफ अल्बानी ही बचता है एक लॉयल, या कह सकते हैं कि ऑथेंटिक पर्सन, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है और सोशल ऑर्डर को संभालता है, ड्यूक ऑफ अल्बनी। तो इस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स की डेथ होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ कोटेशंस की। तो कोटेशंस में पहला जो कोटेशन है एक्चुअली ये उसी समय की बात है जब ये लियर बोलता है अपनी बेटियों से कि अपना अपना प्यार मेरे प्रति जाहिर करो अच्छे शब्दों में। तो जब कॉर्डेलिया का नंबर आता है वो बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगी, तब ये बोलता है कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। तुम बोल रही हो नथिंग, अगर तुम नथिंग बोल रही हो तो तुम्हें मिलेगा भी कुछ नहीं, मतलब नथिंग से नथिंग ही पैदा होगा, तुम यू विल नॉट गेट शेयर ऑफ द किंगडम। अब लियर ये बोलता है अर्ल ऑफ केंट से बोलता है, जब वो थोड़ा विरोध करता है कॉर्डेलिया के प्रति किए गए इनजस्टिस का, तब कहता है कि कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज राथ, कि जो उसका ड्रैगन और उसका गुस्सा है उसके बीच में मत पड़ो बेटा, नहीं तो तुम भी जल जाओगे। अब लियर ये बोलता है, जब ये बात बोलता है जब वो उस बंजर भूमि में तूफान बारिश के बीच घूम रहा होता है, तब बोलता है ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, रेज ब्लो, कहता है कि तुम इतना टॉर्चर मेरा करो लेकिन फिर भी तुम्हारा टॉर्चर मेरी बेटियों के द्वारा किए गए टॉर्चर से तो कम ही रहेगा। आगे जब सब कुछ सहता है उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट दैन सिनिंग, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने इतने पाप किए नहीं जितने उसके खिलाफ किए गए हैं। मैंने इतने पाप किए नहीं हैं लेकिन जितने पाप मेरे खिलाफ किए जा रहे हैं, तो आई एम अ मैन मोर सिन्ड, मेरे खिलाफ किए गए पाप ज़्यादा हैं उतने पापों से जितने मैंने किए हैं। अब ये लियर बोलता है कोर्डेलिया को, जो अपने पागलपन के बाद उसको मिलता है, तो कहता है यू आर ए स्पिरिट आई नो व्हेन डिड यू डाई, तुम तो जीती जागती ही देवी आत्मा हो, और तुम मरी कब थी, मतलब ये पागलपन में जब उसको पहचान नहीं पाता थोड़ा थोड़ा, तब ये बोलता है हाउल 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 ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स। ये जब बोलता है जब कोर्डेलिया की डेथ हो जाती है। प्रे यू अनडू दिस बटन। अब ये लास्ट वर्ड हैं लियर के मरने से पहले, जब वो कहता है कि मैं भी मर ही जाऊं क्योंकि मेरी आत्मा भी मेरे शरीर को छोड़ दे, तो मरने से पहले के ये से शब्द हैं। अब ये बात कोर्डेलिया कहती है अनहैप्पी दैट आई एम आई कैन नॉट हीव माई हार्ट इन टू माई माउथ। ये जब की बात बोलती है जब वो अपना प्यार असमर्थ मतलब व्यक्त करने के लिए वो असमर्थ है, व्यक्त तो नहीं कर पा रही है उस शब्दों में जिस शब्दों में रीगन और गोनरिल ने किया था। तो कहती है कि मैं अपने प्यार को, अपने हार्ट को अपने मुंह में नहीं रख सकती, मतलब अपने फ्लैटरी नहीं कर सकती आपकी, बस सिंपल आप समझिए। ये रिपीट हो गया एक्चुअली थोड़ा सा, आगे देखिए लव एंड बी साइलेंट। कॉर्डेलिया कहती है कि प्यार जो होता है वो सिर्फ दिखावा करने में, उसको चिल्ला चिल्ला के कहने में नहीं है, जो सच्चा प्यार है वो खामोशी में ही है। आगे कॉर्डेलिया कहती है युद्ध के बाद जो रिजल्ट आता है जब वो हार जाते हैं, तब कहती है कि वी आर नॉट नॉट द फर्स्ट
हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट, कि हमारा इरादा अच्छा था, हमने सारा सब कुछ अच्छा सोचा था, लेकिन हमारे लिए बुरा हो रहा है, तो ये हमारी गलती नहीं थी, हमारी किस्मत खराब है। ये ग्लोस्टर बोलता है कि फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, कि जिस तरह से शरारती बच्चे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, मक्खियों को मारते हैं, वैसे ही भगवान या देवता जो हैं वो हम लोगों को ऐसे मारते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए, जैसे कि छोटे बच्चे, शरारती बच्चे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर, ये रीगन बोलती है गोनेरिल के बारे में, अपने बारे में, जब ये प्यार एक्सप्रेस कर रही होती है तब के बारे में है, कि मैं भी उसी मेटल की बनी हुई हूँ जिस मेटल की मेरी बहन है, मतलब मैं भी वैसी हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ आपसे। हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इज टू हैव थैंकफुल चाइल्ड, थैंकलेस चाइल्ड। एक्चुअली लियर बोलता है कॉर्डेलिया के बारे में कि दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से उन्होंने प्यार जताया, लेकिन ये थैंकलेस है, तो ये एकदम मान के चलो ये बहुत ही गलत बात है। शार्पर देन सर्पेंट मतलब जैसे एक सांप का दांत है, उससे भी ज्यादा बुरा है एक थैंकलेस चाइल्ड को रखना। Thou shouldst not have been old till thou hadst been wise। फूल जो किंग लियर के डिसीजंस हैं उनके ऊपर बोलता है, आयरनिकली बोलता है कि आप बूढ़े तो हो गए हो, लेकिन आपको पहले बुद्धिमान होना चाहिए था, क्योंकि बिना बुद्धिमान हुए आप बूढ़े नहीं हो सकते। मतलब आपने जो काम किए हैं वो सारे बेवकूफ़ी भरे थे। आपने किस तरह से कोर्डेलिया को ट्रीट किया और कैसे गोनरिल और रीगन में साम्राज्य बांट दिया। When we are born we cry that we are come to this great stage of fools। ये लियर बोलता है ओवरऑल दुनियादारी जिंदगी के बारे में, कि जो स्टेज है लाइफ, इट्स स्टेज ऑफ फूल्स। द गॉड्स आर जस्ट एंड आर प्लीजेंट वाइसेस मेक इंस्ट्रूमेंट्स टू प्लेग अस। एडगर कहता है किसके बारे में, जब वो एडमंड को मार ही देता है, जब एडमंड मर रहा होता है, अपना रिग्रेट करता है, तब बोलता है कि जो भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती हैं कई बार वो भी हमारे लिए बुराई बन जाती हैं, क्योंकि जैसा भी है ये सब करना पड़ रहा है, तुमने जो सब किया, यू आर वर्दी ऑफ द क्राइम्स यू हैव डन अगेंस्ट मी एंड अगेंस्ट माय फादर। ये सारी बातें एडगर बोलता है। तो ये था इस प्ले का सारांश और सारे कोटेशंस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।